आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद भी अभी वहां पर मंत्रिमंडल को लेकर, विभागों को लेकर एक अभी तीनों जो गठबंधन के घटक दल हैं उनके बीच में मतभेद बने हुए हैं। मंत्रिमंडल को लेकर बताया जा रहा है कि किसको क्या मिलेगा, लेकिन इस बीच में एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि डिप्टी सीएम अजित पवार, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार में शामिल होने को लेकर राजी थे शुरू से ही, और एक तरह से वो एकनाथ शिंदे पर भी इसके लिए दबाव बनाते रहे, अजित पवार को एक मामले में फिर क्लीन चिट दी गई है। क्लीन चिट यह है कि कई हजार करोड़ रुपए, लगभग 1000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियों के मामले में इनकम टैक्स विभाग ने उनके खिलाफ आरोप दर्ज किए थे और उनकी लगभग 1000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर दिया था। लेकिन जो बेनामी संपत्तियों से संबंधित जो ट्रिब्यूनल है, न्यायाधिकरण है, उसने उस मामले में उनको क्लीन चिट दे दी है, यानी जो उनकी संपत्तियां जब्त की गई थी अब वो उनको जब्ती से वापस कर दिया गया है, अब वो जब्त नहीं रहेंगी। तो एक बड़ी राहत मिली है और यह बताया जा रहा है कि अजित पवार ये जो तत्परता दिखा रहे थे सरकार बनाने को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार में शामिल होकर और एकनाथ शिंदे पर भी दबाव बना रहे थे, ये उसका नतीजा है। तो एक बड़ी खबर यह है और अजित पवार को बड़ी राहत मिली है। लेकिन जो दूसरे डिप्टी सीएम है यानी एकनाथ शिंदे, जो मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनको क्या राहत मिलती है ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। राहत क्या नहीं, उनको जो उनकी मनपसंद चीज है, मनपसंद चीज तो खैर उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी थी जो छीन ली गई, उनको नहीं दी गई। लेकिन जो दूसरा उनका महत्वपूर्ण महकमा है, जो उनकी चाहत है, गृह मंत्रालय, जिसको लेकर इतने दिनों तक, लगभग 12 दिनों तक खींचतान चलती रही और पूर्ण बहुमत के बावजूद महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पाई, क्या वो गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे को मिलेगा? ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। इसको लेकर वहां चर्चाएं अभी भी चल रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है और 16 से लेकर 18 दिसंबर तक विशेष सत्र बुलाया गया है महाराष्ट्र विधानसभा का। तो ये बड़ी खबर है। लेकिन इसके बीच जिस तरह से चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है, उसकी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। आपने पिछले दिनों सुना होगा महाराष्ट्र में सतारा जिले में मरकटवाड़ी गांव का नाम। उस गांव में लोगों ने जब ईवीएम को चुनौती देने के लिए खुद से बैलेट पेपर के जरिए दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया और यह बताने के लिए कि ईवीएम का जो परिणाम है वो उनके गांव के लोगों ने जो वोट दिए हैं उससे मेल नहीं खाता है, चुनाव आयोग ने तुरंत उस पर रोक लगा दी, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया और उनको इस तरह ये दोबारा पोलिंग करने के लिए जो मॉक पोलिंग वो कर रहे थे उससे मना कर दिया गया। अब उस जगह का यानी उस गांव में दौरा करने वाले हैं राहुल गांधी, शरद पवार और विपक्ष के दूसरे बड़े नेता। ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं। इन खबरों को लेकर क्या और जानकारी है अमलेंदु जी बताएंगे। लेकिन मरकटवाड़ी गांव ने जिस तरह का जिस तरह की एक नजीर पेश की, एक उदाहरण पेश किया ईवीएम के खिलाफ सबूत देने का, अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण रहा और खबरें आई कि महाराष्ट्र के दूसरे गांव में भी इस तरह की तैयारी हो रही है। हालांकि मरकटवाड़ी में भी चुनाव आयोग ने रोक दिया, वहां कर्फ्यू लगाया गया, कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किए गए, लेकिन यह मॉक पोलिंग का फैसला उनका अपना था और इसमें किसी तरह से सरकारी या किसी को जो वहां पर मदद की बात या हस्तक्षेप की बात नहीं थी और न ही चुनौती देने की बात थी। लेकिन चूंकि पूरे गांव के लोगों का कहना था कि उनके यहां ज्यादातर लोगों ने जिस पार्टी को वोट दिया उस पार्टी की बजाय दूसरी पार्टी को वोट मिला, तो अब मरकटवाड़ी गांव के जरिए एक बार फिर चुनाव आयोग निशाने पर है। और ये जो खबरें आ रही हैं अमलेंदु जी की राहुल गांधी, शरद पवार और जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो उस गांव का दौरा करने वाले हैं, उसमें और क्या ज्यादा जानकारी? इसमें जानकारी समीर जी ये है कि जो मरकटवाड़ी गांव है जहां नकली पुनर्मतदान होना था, ग्रामवासी कर रहे थे, वहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। और जो वहां के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं महाराष्ट्र के, उनका नाम है एस चोकलिंगम। उन्होंने ये कहा था कि ईवीएम की गड़बड़ी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा झूठा दावा फैलाता हुआ पाया जाएगा या आक्षेप लगाता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद वहाँ ग्रामीणों पर 200 से ज्यादा ग्रामीणों पर
एफआईआर दर्ज कराई गई। अब खबर ये आ रही है कि जो एनसीपी शरद पवार के विधायक हैं उत्तम राव एस जानकर, जिनका वो गांव है और जिनको वहां वोट नहीं मिले थे, कम मिले थे और विरोधी उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले थे। हालांकि उस विधानसभा सीट पर उनकी जीत हुई है। हाँ, उस विधानसभा सीट पर जीत गए, लेकिन अपने ही गांव में हार गए थे। तो उत्तम राव जानकर से बातचीत हुई है शरद पवार की, और शरद पवार ने ये प्लान बनाया है कि शरद पवार, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ये तीनों जो है वो मार्च करेंगे उस गांव का, मरकरवाड़ी का, जो शोलापुर जिले में पड़ता है, वहां मार्च करेंगे और उन ग्रामीणों से मिलेंगे। यानी सीधी सीधी एक तरीके से कहा जाए वो चुनाव आयोग को चुनौती दी जाएगी। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि जो महाविकास अघाड़ी से अलग हो गया था, जिसे कह सकते हैं आप वंचित बहुजन अघाड़ी, उसके नेता प्रकाश अंबेडकर, उन्होंने भी पूरे महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन का आह्वान किया है। और 3 दिसंबर से 16, मतलब जो बीती 3 दिसंबर से उससे शुरू हुआ है और 16 दिसंबर तक उनका यह अभियान चलेगा। पहले चरण में ईवीएम के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान वो चलवा रहे हैं। तो बहुजन विकास अघाड़ी बीवीए जो है वो चलवा रहा है ईवीएम के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान। राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे मरकरवाड़ी गांव का दौरा करेंगे। और मरकरवाड़ी के साथ साथ जो और 2 गांव है जहां इसी तरीके से ये नकली पुनर्मतदान की योजना बनाई गई है, अकोला जिले में वो 2 गांव हैं, उनमें एक तो तुलजापुर है, दूसरा बेलतला। यहाँ जो है यहाँ भी नकली पुनर्मतदान कराया जाएगा। ये जो तुलजापुर गांव है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तुलजापुर को ही लेकर जो एक चुनाव पंजीकरण अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी, उसने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 1000 से ज्यादा जो थे फर्जी आवेदन किए गए नए वोट बनाने के लिए, उसमें फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया और उसके लिए चुनाव आयोग के ऐप का इस्तेमाल किया गया। और जब वहां देखा गया तो वो लोग वहां कोई मौजूद नहीं थे, वो आधार कार्ड जो थे वो भी फर्जी थे। तो ये एक बड़ी सूचना इस समय आ रही है। तो ये आंदोलन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी अगर मरकरवाड़ी गांव का दौरा करेंगे तो ईवीएम के खिलाफ जो एक आंदोलन शुरू होने की बात है, जो कर्नाटक के बेलगाम से 26 दिसंबर को शुरू होगा, तो वहां से हो सकता है कि इससे पहले राहुल गांधी यहां जाएं और एक आंदोलन को हवा मिले। या ये भी हो सकता है कि वो 26 दिसंबर को वहां से आंदोलन शुरू हो, उसके बाद फिर यहाँ। तो मतलब ये है पाइपलाइन में, और ये यहाँ जाने की घोषणा जल्दी ही हो जाएगी। यानी तारीख तय नहीं है, लेकिन ये बातें, ये खबरें, ये पुष्ट खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी और शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये तीनों लोग वहां का दौरा करेंगे, मरकरवाड़ी गांव जाएंगे, जहां मॉक पोलिंग के जरिए चुनौती दी जा रही थी, देने की तैयारी हो रही थी ईवीएम को। और उस बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से भी अमलेंदु जी बता रहे हैं कि जो बहुजन विकास अघाड़ी है वो भी इसके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला रही है। और पिछले दिनों जिस तरह से बाबा आढाव, 95 साल के बाबा आढाव बैठे हुए थे इसके खिलाफ धरने पर, तो ये एक जन आंदोलन के रूप में अब ये तेजी इसमें पकड़ती जा रही है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आम मतदाता जिस तरह से इसको चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ये मरकरवाड़ी गांव ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया। वहां उन लोगों ने सीधे तौर पर मतपत्रों के जरिए दोबारा मतदान करने की तैयारी की, ये बताने के लिए कि हम लोगों ने जिस तरह से और जिसको वोट दिया था उसी तरह से हम देंगे। और ईवीएम में भी हमने वोट दिया था, लेकिन ईवीएम का नतीजा बिल्कुल उससे उलट रहा। तो ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि किस तरह से ईवीएम को लेकर अब एक जन आंदोलन शुरू हो चुका है, और अलग अलग स्तरों पर वो जन आंदोलन चल रहा है। आम मतदाता अपने तरीके से चला रहे हैं, राजनीतिक दल अपने तरीके से चला रहे हैं, और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी उसमें भागीदारी दिखाई पड़ रही है, बल्कि ये कहें कि शुरुआत ही दिखाई पड़ रही है। तो अब एक बड़े जन आंदोलन के रूप में यह तब्दील होता जा रहा है। ईवीएम्स को हटाओ और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराओ। 26 नवंबर को जिसकी घोषणा संविधान सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी। तो अमलेंदु जी, अब ये जिस तरह से चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर घेरा जा रहा है, हालांकि मरकरवाड़ी में तो उसने कर्फ्यू लगवा दिया है और वहां मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता है। ये बात अलग है कि लोग कह रहे हैं कि ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, ये तो अपने स्तर पर कर रहे हैं और उसमें किसी तरह से कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो गलत है। वो अपना केवल प्रमाण देने की कोशिश कर रहे थे कि हमने वोटिंग कैसे दी, किसको दिया और क्या किया, लेकिन उनको रोक दिया गया। पर जिस तरह से अब दूसरे शहरों में भी, दूसरी विधानसभाओं के गांवों में, महाराष्ट्र में इस तरह की खबरें आ रही हैं, वो लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर इससे बड़ी चुनौती मिल रही है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त चुनौती मिल रही है और ये मामला रुका नहीं। एक तो जो कांग्रेस का महाराष्ट्र का प्रतिनिधिमंडल था वो जाकर जिस तरीके से चुनाव आयोग से मिला और उससे उसने कहा कि भाई आपने अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 वोट बढ़ाए हैं
50 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जहां 50,000 तक वोट बढ़ाएगा। उनमें से 47 जो चुनाव है वो महायुति जीता है उनमें से। तो अगर आपने 50,000 वोट बढ़ाए तो ये 50,000 फॉर्म 6 आपके पास होंगे, इनका स्थलीय परीक्षण किया गया होगा तभी तो वोट बने। भाई जिस तरीके से आप फॉर्म 7 ले रहे हैं कि भैया नाम काटना है, उसके लिए तो वो फॉर्म 7 आपके पास होंगे। तो जो नाम काटे गए हैं उनका फॉर्म 7 आप हमको दीजिए जो आपने लिया था, और उसके किसने जांच की अधिकारी ने वो हमको बताइए, और फॉर्म 6 दीजिए हमको कि जो आपने किया था, जो आपने बढ़ाए थे वो कहां आपका कैंप लगा, किस तरीके से लोगों ने किया, उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगाए गए, कौन लोग थे, इसका आप हमको फॉर्म 6 दीजिए। इस पर चुनाव आयोग घिरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उसका जवाब तैयार है, वो कह देगा कि ये सब चीजें ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चीजें ठीक है या नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल उठ गए हैं, घिरा हुआ चुनाव आयोग नजर आ रहा है। तो चुनाव आयोग घिरा हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरह से महाराष्ट्र में अब पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, उसके खिलाफ शिकायतें लगातार चुनाव आयोग में दी जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से जमीन पर अब पार्टी के नेता जो महाविकास अघाड़ी है यानी इंडिया गठबंधन के नेता, वहां के आम मतदाता और सामाजिक संगठन ये अलग अलग तरीके से इसको चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यह बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में इसको लेकर एक बहुत बड़ी अब शुरुआत होने जा रही है। मरकटवाड़ी गांव में जरूर इसको रोक दिया गया, लेकिन जब ऐसे कई गांव अब ये दिखाई पड़ रहे हैं कि वो इस बात को साबित करना चाहते हैं कि ईवीएम से जो परिणाम आए हैं, वो जो मत उन्होंने जिस तरह से मतदान किया, जिसके पक्ष में मतदान किया है, उसके अनुरूप नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इसको चुनौती देने की कोशिश हो रही है। तो ये इसके जरिए, और ये बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होगा, बिल्कुल उसी तरह से मतदान होंगे जैसे मतदान की प्रक्रिया होती है। तो एक यूनिक तरीका निकाला था, लेकिन रोक दिया गया। पर यह केवल मरकटवाड़ी की बात नहीं है, अब यह मामला और आगे बढ़ता दिख रहा है। और जिस तरह से राजनीतिक दलों के नेता अब मरकटवाड़ी गांव का दौरा करने वाले हैं, वो भी अब ये बता रहा है कि उन लोगों को राजनीतिक दलों का भी पूरा समर्थन हासिल है। और चूंकि महाविकास अघाड़ी खुद एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी में है, और 26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगांव से इसकी बड़ी शुरुआत होने जा रही है, तो एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग शिकायतों को, यानी जो विपक्ष की शिकायतें हैं, उसको जिस तरह से नजरअंदाज कर रहा है, इस तरह की गतिविधियों से, इस तरह के आंदोलन से उसको निश्चित तौर पर झुकना पड़ेगा। और यह दिखाई भी पड़ा जब विपक्ष के नेताओं ने यह फैसला किया कि वो जन आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर 3 दिसंबर को बुलाया था चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को। हालांकि कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को उसका क्या जवाब दिया गया या वो कितना संतुष्ट होंगे, हरियाणा में भी इसकी शिकायत की गई थी, उससे बहुत उम्मीद उनको नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन जन आंदोलन अगर इसके खिलाफ होगा, ईवीएम के खिलाफ, और जिस तरह से साफ तौर पर कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि ईवीएम बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी कह चुके हैं, गठबंधन के महाविकास अघाड़ी के यानी इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल ये बार बार कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहिए। तो एक बड़े अब एक बदलाव की तैयारी दिखाई पड़ रही है इस दबाव के आगे। हाँ, बिल्कुल एक बड़े बदलाव की तैयारी दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है समीर जी कि अब देश भर में जन आंदोलन खड़ा हो रहा है चुनाव आयोग की जो कथित धांधलियां उनके खिलाफ, और लोगों में गुस्सा जो साफ तौर पर देखा जा रहा है। अगर कई गाँव के मतदाता महाराष्ट्र के ये कह रहे हैं कि भाई हम ठीक है, अब खुद हम अब करा के देख लेते हैं कि हमारे गांव का मतदान क्या था और हमारा मत किसको पड़ा था, तो हम ये जान लेते हैं। और वैसे भी ये कि हमारा एक मतदाता का सामान्य अधिकार है कि उसने जिसको वोट दिया है उसको ये अधिकार है कि उसे मालूम रहे कि उसका वोट आखिर गया कहाँ है, कहाँ काउंट हुआ है, तो ये उसका अधिकार है। तो इस पर मतलब चुनाव आयोग काफी ज्यादा घिरा हुआ नजर आ रहा है। और जब राहुल गांधी और शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये तीनों लोग जो मरकरवाड़ी गांव जाएंगे और अकोला के उन गांव में जाएंगे जहां ये नागरिक जो हैं वो खुद तैयारी में है, नकली पुनर्मतदान की तैयारी में है जहां, तो वहां जाएंगे तो ये एक बड़ा एक आंदोलन जो वो खड़ा होगा और फिर चुनाव आयोग इस पर घिरता हुआ नजर आएगा। चुनाव आयोग घिरता हुआ नजर आएगा यानी भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चुनाव आयोग काम करता है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए काम करता है। इस तरह के आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है और उसके केवल आरोप ही नहीं लगा रहा है, उसके समर्थन में तमाम प्रमाण भी दे रहा
रहा है कि इनसे ये चीजें साबित हो रही हैं। बहरहाल इन सारी चीजों के बीच एक भारी बहुमत के साथ महायुति गठबंधन की, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो महायुति गठबंधन है महाराष्ट्र में, उसकी जीत हुई है। लेकिन इस जीत के बाद भी मुख्यमंत्री के पद को लेकर 12 दिनों तक हलचल मची रही, तय नहीं हो पाया। आखिरकार 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने और एकनाथ शिंदे बड़ी मुश्किल से डिप्टी सीएम बनने को तो तैयार हुए और अजीत पवार भी डिप्टी सीएम बने। अजीत पवार तो पहले से ही तैयार थे, लेकिन एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच गृह मंत्रालय को लेकर टकराहट अभी भी जारी है। अब तक 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो पाया है। लेकिन अजीत पवार को जरूर राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। अजीत पवार को एक बड़े मामले में 2021 का मामला, 3 साल पहले ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मामला दर्ज किया गया था। इनकम टैक्स ने उनकी लगभग 1000 करोड़ रुपए की उनके बेटे और उनकी पत्नी की संपत्तियों को सीज कर दिया था। लेकिन अब ट्रिब्यूनल से उनको राहत मिल गई है और उनकी जो संपत्तियां सीज की गई थी वो अब मुक्त कर दी गई हैं, फ्री कर दी गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तंज किया है, ट्वीट किया है छोटा सा, लेकिन उसमें जो उन्होंने एक तस्वीर लगाई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक सिंबॉलिक तस्वीर है, उसको कार्टून भी कह सकते हैं। हालांकि वो पूरी तस्वीर ही, उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और अजीत पवार को जिस तरह से ट्रिब्यूनल से राहत मिली है उस पर वो क्या तंज कसता है। और ये आपको बता दें कि अजीत पवार 6वीं बार डिप्टी सीएम बने हैं और 2021 में जब ये इनकम टैक्स का मामला दर्ज किया गया था उसके बाद ही वो उस महायुति सरकार में शामिल हुए जो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से बनी थी। वहां पर तमाम उथल पुथल के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराकर उसको वो गठित हुई थी। तो ये लिखा है, देखिए कांग्रेस पार्टी ने, कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन, सारे दाग साफ, काले कारनामे माफ। ये 2 लाइन का ट्वीट किया है और आप देख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन के भीतर अजीत पवार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं इसलिए कि अब वो क्लीन हो गए हैं, यानी उनको क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि पिछली बार जब 4 दिन के लिए जब सरकार बनी थी, जो ब्रह्म मुहूर्त में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था देवेंद्र फडणवीस का और अजीत पवार का, उसके भी तुरंत बाद उनके खिलाफ जो तमाम मामले दर्ज थे वो उन सारे मामलों से उनको मुक्ति मिल गई थी और उसके बाद ही अजीत पवार ने वहां से सरकार से समर्थन भी वापस ले लिया। वो सरकार भी नहीं रही। लेकिन अब जब एक बार फिर अजीत पवार के खिलाफ मामले दर्ज हुए और सरकार बनाई, सरकार में वो शामिल हुए, तो फिर उनके खिलाफ मामले दर्ज जो हुए थे उनको वहां से अब क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि क्लीन चिट तो ट्रिब्यूनल से मिली है, ट्रिब्यूनल का मतलब न्यायाधिकरण यानी वो कोर्ट है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि इसके पीछे अजीत पवार की वो जो तत्परता थी सरकार बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उसका भी ये प्रसाद या उसका भी ये पुरस्कार हो सकता है। अमलेंदु जी बिल्कुल, ये सब उसका पुरस्कार ही है और हो सकता नहीं, इसका पुरस्कार ही, जाहिर सी बात है कि उसका पुरस्कार है। और वरना जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भ्रष्टाचारी बताकर कह रहे थे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनके साथ चुनाव भी लड़ते हैं, फिर दोबारा उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। 1000 करोड़ की संपत्ति जो सीज हुई थी वो भी छूट जाती है, तो समझा जा सकता है कि कहाँ सिद्धांत और सिद्धांत की बात नहीं, जब 1000 करोड़ की संपत्ति फंसी हुई है। जी, और अभी 6 महीने पहले यही देवेंद्र फडणवीस, जिनके डिप्टी फिर से बने हैं अजीत पवार, इन्होंने ही कहा था कि लोकसभा में जो करारी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी वजह यही है कि हमने अजीत पवार को अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव में तो यही आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा था और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही आरोप नहीं लगा रहे थे, बल्कि आरएसएस के तमाम जो मुखपत्र थे वो लिख करके जो आरोप लगा रहे थे। और छगन भुजबल को कहना पड़ा कि भाई ठीक है, अगर हमारे ये वजह से आप चुनाव हार गए तो हम तो 4 सीटों पर लड़े थे, 4 सीटों में 2 सीटों पर शिंदे के उम्मीदवार थे, हमारे उम्मीदवार भी नहीं थे, हम 2 सीट पर लड़े, 1 जीते 1 हार गए। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में हारे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सवाल पूछा था छगन भुजबल ने। तो ये आपस में संघर्ष जो था दोनों का सामने आया था और ये संघर्ष आगे बढ़ता हुआ ही अब जो है इसका लाभ एक तरीके से अब अजीत पवार को मिला है बीजेपी के साथ रहने का। तो ये समझा जा सकता है कि क्यों अजीत पवार जो थे वो बीजेपी के साथ गए और क्यों अभी तक साथ बने हुए हैं। और जिस तरीके से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी और उसमें उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे को पीछे छोड़ते हुए कहा कि भाई मैं तो सरकार में शामिल हो रहा हूँ, इनका पता नहीं क्या होगा।
तो जब एकनाथ शिंदे कहे कि हम शाम तक कंफर्म करेंगे तो उन्होंने कहा भी मेरा तो कंफर्म मेरा तो कंफर्म है और मैं शामिल हो रहा हूँ, ये अपनी जाने एक तरीके से। तो ये उन्होंने कहा, तो ये साफ तौर पर समझ आ सकता है कि अजीत पवार क्यों गए थे। अब सवाल ये है कि जो अजीत पवार कह रहे थे अजीत दादा चक्की पीसिंग, वो चक्की अजीत दादा से कब पिसवाई जाएगी, देवेंद्र फडणवीस को भी बताना पड़ेगा। बिल्कुल। और लेकिन अब तो देवेंद्र फडणवीस अब क्या बताएंगे, भले ही तमाम आरोप उन पर लगे, लेकिन अब जीतने के बाद जिस तरह से उन्होंने उनको अपनी पार्टी में, अपने गठबंधन में शामिल भी किया, डिप्टी सीएम बनाया, और जहां तक ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार का जो पसंदीदा मंत्रालय है जिस पर वो अभी तक थे, वित्त मंत्रालय, शायद वो भी उसको भी लेने के लिए वो राजी कर ले देवेंद्र फडणवीस को। लेकिन एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है। और जिस तरह से अमलेंदु जी शपथ ग्रहण समारोह के बाद और जिस तरह से जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं, इन सारी जो पूरा गतिविधियां थी, इनमें एकनाथ शिंदे की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफी कुछ बता रही है कि किस दबाव में, किस वजह से एकनाथ शिंदे को इस सरकार में शामिल होना पड़ा है और उनके मन में अभी चल क्या रहा है। हाँ नहीं, आप देखिए उसमें जब शपथ लेनी पड़ी, तो शपथ लेते समय नरेंद्र मोदी ने उनको इग्नोर किया, एकनाथ शिंदे को। नरेंद्र मोदी उनकी नमस्ते लिए बिना आगे बढ़ गए, पलट के देखा भी नहीं कि कौन एकनाथ शिंदे। और उसके बाद फिर वो जो एक विजुअल और वायरल हुआ कि एक छोटी सी कुर्सी पर एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं, बड़ी सी कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं, और वो गुलदस्ता आता है देवेंद्र फडणवीस को देने के लिए और ये हाथ लगा लेते हैं, क्योंकि आदत अभी तक खुद गुलदस्ता पकड़ने की रही थी। अब उस कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं, यानी एक तरीके से देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस का तो हाँ ये जी हाँ, आप देखिए कितनी बड़ी ऊंची कुर्सी है जो देवेंद्र फडणवीस की रखी हुई है, और ये देखिए ये कैसे हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, और फिर नमस्ते सदावत्सले करते हुए फिर ये देखिए किस तरीके से खड़े हो गए। तो अब ये एकनाथ शिंदे जो जिस तरीके से कर रहे हैं, ये साफ तौर पर समझा सकता है। और चेहरे का भाव देखिए आप, छोटी सी कुर्सी पर बैठे लेकिन तब भी सम्मान मिला है, वरना उत्तर प्रदेश में तो उप मुख्यमंत्री को स्टूल पकड़ा दिया जाता है कि स्टूल पर बैठो, तो स्टूल की बजाय छोटी कुर्सी मिली है, भले ही छोटी कुर्सी मिली है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ये साफ देखा जा सकता है कि छोटी कुर्सी पे ही उन्होंने अपने स्वीकार कर लिया है। जी बिल्कुल स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी भी जिस तरह से एकनाथ शिंदे दिखाई पड़ रहे हैं, ताली भले बजा रहे हैं, लेकिन यह पता चल रहा है कि उनके मन में क्या चल रहा है। और चूंकि यह भी बात कही जा रही है कि एकनाथ शिंदे को इस पर उप मुख्यमंत्री बनने पर इसलिए विवश होना पड़ा क्योंकि उनकी पार्टी के भीतर से भी विधायकों का यह दबाव बनने लगा था कि वो सरकार में शामिल हो, और एकनाथ शिंदे ये जान रहे थे कि अगर विधायकों के दबाव में के आगे वो नहीं झुकते हैं तो फिर कहीं विधायक ही जाकर ऐसा ना हो कि सरकार में शामिल हो जाए और खुद एकनाथ शिंदे ही उस सरकार से बाहर हो जाए। हाँ बिल्कुल, नहीं हो ही जाते जी, क्योंकि अब बीजेपी को आवश्यकता थोड़ी है एकनाथ शिंदे की। अगर बीजेपी उनको मुख्यमंत्री भी बना रही है और छोटी कुर्सी भी दे रही है तो ये बीजेपी की मेहरबानी है, वरना एकनाथ शिंदे का कुछ बिगाड़ सकते हैं तो बिगाड़ नहीं बीजेपी का, मतलब बीजेपी यही संदेश देना चाहती है, तो इसलिए छोटी कुर्सी दी है। और ये उनको समझाने की कोशिशें इन तरीके की तमाम विजुअल से ये हो रही हैं कि शिंदे साहब आप अब बीजेपी के रहमो करम पर हैं, ये बताने की कोशिशें हो रही हैं। जी ये बताने की कोशिश हो रही है कि शिंदे की वहां पर क्या स्थिति है और गृह मंत्रालय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो तमाम चीजें हैं, जो भाव भंगिमा देख रहे हैं, ये विजुअल्स भी आप देख रहे हैं, और लगातार शपथ ग्रहण के बाद से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उसको देखते हुए इसकी संभावना बहुत ही कम दिखाई पड़ रही है कि एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय मिलेगा। लेकिन यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि तमाम दबावों और मजबूरियों के चलते एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना स्वीकार करना पड़ा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी ज्यादा सीटें हैं कि उसको बहुत ज्यादा जरूरत एकनाथ शिंदे की नहीं है, लेकिन कई ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से उनको जरूरत ना हो। पर एक बात तो तय है कि अगर एकनाथ शिंदे नाराज हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक दूसरा रास्ता भी है, और वो रास्ता वही है जिस रास्ते से एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचे थे। तो एकनाथ शिंदे को इस चीज का एहसास है और यही बात है कि उनको विवश होना पड़ा सरकार में शामिल होने पर, और यह विवशता उनकी तब दिखाई पड़ी जब उनकी ही अपनी पार्टी के नेताओं ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि हमें सरकार में शामिल होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे को यह पता था कि जिस रास्ते से मुझे शिवसेना से लाया जा सकता है उसी रास्ते से उनके जो 57 विधायक हैं उनमें से तमाम विधायकों को भी भारतीय जनता पार्टी के करीब लाया जा सकता है। बिल्कुल, दीपक केसरकर का जो बयान था समीर जी, वो दीपक केसरकर का बयान इस तरफ साफ इशारा कर रहा था कि दीपक केसरकर जो है वो
दूसरा एकनाथ शिंदे बनने के लिए तैयार है एकनाथ शिंदे की पार्टी में, ऐसा आभास लग रहा था। और शायद यही देखते हुए फिर जो थी वो अपनी जिद जो है वो एकनाथ शिंदे ने छोड़ी कि भाई भागते भूत की लंगोटी अच्छी, जो कहावत है, तो वही कि बीजेपी जो दे रही है वो ले लो, वरना मालूम पड़ा पार्टी भी जाएगी हाथ से और उप मुख्यमंत्री छोड़िए, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे और गृह मंत्रालय की तो बात ही छोड़ दीजिए, गृह मंत्रालय खैर अब भी नहीं मिलेगा। ये जो बिल्कुल। और एक चीज का और जो उनको ये था कि 7 जो उनके लोकसभा सांसद हैं उनके भरोसे अगर वो केंद्र पर दबाव बनाते तो ये भी उनको पता है कि ये 7 सांसद भी कब भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी हालांकि तमाम चीजों की गारंटी देती है, चुनाव में उसका नारा होता है, लेकिन उसके जो साथी दल होते हैं, सहयोगी दल होते हैं, उनके विधायक कितने दिन तक उनके पास रहेंगे, उनके सांसद कितने दिन तक उनके पास रहेंगे, इसकी कोई गारंटी उन लोगों के पास नहीं होती है। तो बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे को इस सरकार में शामिल होना पड़ा। लेकिन इस सरकार को यानी महायुति गठबंधन को इतनी भारी बहुमत जरूर मिला है, लेकिन यह बहुमत मिला कैसे उसको लेकर विपक्ष में अब तक मंथन चल रहा है। तमाम शिकायतें चुनाव आयोग को की जा रही हैं और जिन मतदाताओं ने वोट दिया है वो मतदाता खुद अब बाहर निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यह गलत है, ईवीएम से जो परिणाम आए हैं वो सही नहीं है, उसका दावा कर रहे हैं और उस दावे के पक्ष में वो दोबारा बैलेट पेपर से मतदान कराने की तैयारी कर रहे हैं। मरकटवाड़ी गांव जो शोलापुर जिले में है महाराष्ट्र के, वहां इसकी कोशिश की गई लेकिन कोशिश को रोक दिया गया, उनकी कोशिशें साकार नहीं हो पाई। अब मरकटवाड़ी गांव का दौरा करने की तैयारी में है कांग्रेस के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, एक और उद्धव ठाकरे और साथ में शरद पवार। कब जाएंगे अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन ये खबरें आ रही हैं और ये बड़ी खबर है कि ये तीनों ही नेता वहां का दौरा करने वाले हैं। मरकटवाड़ी गांव में उन ग्रामीणों से मिलेंगे जो अपने दावे के समर्थन में इतना बड़ा कदम उठा रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की तैयारी कर रहे थे। सारी तैयारियां वहां हो चुकी थी, जो तस्वीरें आई हैं वो बैलेट पेपर उन्होंने बना लिया था, कैसे लोग वोट डालेंगे वो सब चीजें पूरी तैयारी थी, लेकिन उनको रोक दिया गया ऐसा करने से, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया और कई लोगों के खिलाफ वहां केस दर्ज किए गए। तो उन लोगों से मुलाकात भी करेंगे ये नेता और उस गांव का दौरा करेंगे। लेकिन मरकटवाड़ी गांव की तरह और भी कई गांव हैं महाराष्ट्र में जहां इस तरह की मॉक पोलिंग की तैयारियां हो रही हैं और कहा जा रहा है कि अलग अलग तारीखों पे कि उन जगहों पर भी इस तरह की मॉक पोलिंग होगी। तो ये एक बड़ा मुद्दा ये बन रहा है, जो ईवीएम के खिलाफ पूरा माहौल महाराष्ट्र और पूरे देश में एक तरह से तैयार हो रहा है, जिसमें राजनीतिक दल भी यानी जो महाविकास अघाड़ी है, इंडिया गठबंधन है, उसके भी तमाम घटक दल उसमें उस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल इसमें शामिल हो रहे हैं। और जो एक ईवीएम विरोधी कार्यकर्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, महमूद प्राचा, वो कल मुंबई में थे समीर जी, और मुंबई में और वो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन उनका एक गैर सरकारी संगठन है और उसी के जरिए वो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। तो उन्होंने भी ये बताया है कि वो जो गाँव मतपत्रों से उपयोग करके नकली पुनर्मतदान कराना चाहते हैं उनकी वो मदद करेंगे और वहाँ जाएंगे और राहुल गांधी और शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी इन गाँव का दौरा कर सकते हैं। और उनका कहना यह है कि हम उन सभी की मदद करेंगे जो